नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकिब मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक का अध्याय 4। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम पढ़ेंगे किताबों और कब्रों के बारे में और जानेंगे ये किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं, अर्थात हमें इतिहास के बारे में किताबों और कब्रों से क्या जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट भी 2 या 3 पार्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो अध्याय है इसके भी 2 या 3 भाग होंगे। ठीक है दोस्तों, हम 3 भागों में इस अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, पुस्तकालय में मेरी, ठीक है, तो ये मेरी नाम की एक छात्रा है। यह पुस्तकालय में गई है, तो इसने पुस्तकालय में क्या पाया, क्या देखा पुस्तकालय में, तो ये बता रही है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। ठीक है दोस्तों, तो विद्यालय में जैसे ही घंटी बजी तो शिक्षक बोले चलो मेरे साथ। आज वे पहली बार पुस्तकालय में जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी छात्र थे वो सभी पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। ठीक है, तो मेरी नाम की एक छात्रा है उन्हीं में, तो उसने जब वह पुस्तकालय में गई तो उसने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से बहुत बड़ा है। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। ठीक है, पुस्तकालय में क्या होता है आप जानते ही होंगे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी ने एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा। ठीक है, तो मैरी एक अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी, तो शिक्षक ने उससे कहा, क्या कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो उसके शिक्षक ने कहा कि इसमें धर्म से संबंधित बहुत सी किताबें हैं, तो और ये भी बताया साथ में कि हमारे पास एक वेदों का संग्रह भी है। तो मैरी के मन में अब उत्सुकता जागी, आखिरकार वेद क्या होते हैं, आओ उसका पता लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम पढ़ने वाले हैं वेदों के बारे में। इस अध्याय में हम जानेंगे किताबों के बारे में और कब्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेदों के बारे में। ठीक है दोस्तों, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, ठीक है, तो दुनिया के कुछ प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उनमें से एक है हमारे वेद। ठीक है, क्या है, प्राचीनतम ग्रंथों में हमारे वेद भी आते हैं। ठीक है, तो शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 वेद होते हैं। ठीक है, जो हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है हमारे भारत के। ठीक है, ये 4 ग्रंथ। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने संस्कृत की पुस्तकें पढ़ी होंगी उसमें भी सूक्तियां रहती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होती हैं, सूक्तियां होती हैं, उन्हें इधर पे प्रार्थनाएं कहा गया है। ठीक है, तो प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्ति कहा जाता है। सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, तो सूक्त का अर्थ क्या होता है, जो अच्छी तरह से बोला गया हो। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता प्रमुख थे। ठीक है, तो इनमें ये जो ऋचाएं, ये जो सूक्त रचे गए हैं, ये देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। तो इनमें 3 प्रमुख देवी देवता है। ठीक है, क्या है, 3 प्रमुख देवता है, उनका नाम है अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, क्या है, 3 प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता थे। ठीक है, अग्नि किसके देवता थे, आग के। इंद्र युद्ध के देवता थे और सोम पौधे के देवता थे। सोम एक क्या होता था, पौधा होता था जिससे खास तरह का पेय बनाया जाता था। ठीक है, सोम एक क्या होता था, एक पौधा था जिससे खास तरह का पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ठीक है, तो जो वैदिक प्रार्थनाएं थी उनकी रचना किसने की थी, प्राचीन ऋषियों ने, जो रचना हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शास्त्र पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, तो ये जो सूक्तियां थी, जो सूक्त थे, वेद थे, उनके लिए जो आचार्य होते थे, उस समय जो आचार्य होते थे, जैसे आज हम शिक्षकों, टीचरों से पढ़ते हैं, ऐसे ही उस समय आचार्य, संस्कृत में शिक्षक टीचर को क्या बोलता है, आचार्य बोलते हैं। तो आचार्य विद्यार्थियों को पहले अक्षर पढ़ाते थे, फिर शब्द पढ़ाते थे और फिर वाक्य पढ़ाते थे। फिर उसके बाद इनका सस्वर कंठस्थ कराया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है दोस्तों, तो अधिकांश जो सूक्त हैं उनके रचयिता कौन थे, सीखने और सिखाने वाले। ठीक है, पहले किसी ने सिखाया फिर उसको किसी ने सीखा।
ठीक, फिर जिसने सीखा फिर उसने भी कुछ अपने अलग से सूक्तों की रचना की और फिर किसी और को सिखाया। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो ऋग्वेद की भाषा है वो कैसी है? प्राक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। ठीक है, तुम स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है, तो जो अभी हमारे स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है उससे थोड़ी सी ये भाषा अलग है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो जो ऋग्वेद था उसका उच्चारण और श्रवण किया जाता था। ठीक है, एक व्यक्ति बोलता था, सामने बैठ के आचार्य जी बोलते थे और विद्यार्थी उसको सुन के दोहराते थे। ठीक है, इस तरीके से ये ऋग्वेद की रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गई। ठीक है, इन्हें सुना और उच्चारित किया जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। रचनाओं के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। ठीक है, तो जब इनकी रचना हो गई उसकी कई सदियों के बाद इन्हें लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी कुछ साल 200 साल पहले ही ये छपी है। ठीक है दोस्तों, 1800 के लगभग इन्हें छापा गया जब छापने की पद्धति विकसित हो गई। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इस डिब्बे में हमें ये जो बॉक्स है इसमें हमें संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में जानकारी दी हुई है। संस्कृत भाषा भारूपीय मतलब भारत और यूरोप की जो भाषा है उस भाषा परिवार की है। ठीक है, संस्कृत भाषा किस परिवार की है? भारूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं हैं जैसे आसमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी भाषाएं जो अभी मैंने आपको बताई ये सारी भारूपीय परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत, देखिए मात्र किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। ठीक है, अब मात्र से हिंदी में क्या बन गया? माँ बन गया। और यही अंग्रेजी में हम मात्र को क्या बोल देते? मदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये माँ शब्द के 3 है। ठीक है, माँ हिंदी में बोलते हैं, मात्र संस्कृत में और मदर अंग्रेजी में। ठीक है, तो आप इन सब में माँ उच्चारण कॉमन पाएंगे। ठीक है, सब में माँ उच्चारण है। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आई? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो हमारे भारत देश में जो हमारा उपमहाद्वीप है उसमें इन भाषाओं के अलावा भी दूसरे परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो जो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं हैं वो कहाँ बोली जाती हैं? पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है दोस्तों, असम हो गया, यहाँ पे ये भाषाएं बोली जाती है, असम, मेघालय, यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र कहलाता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्राविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस परिवार की है? द्राविड़ भाषा परिवार की हैं। ठीक है, जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रियो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रियो एशियाटिक मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और एशिया, तो इसकी मिला के। ठीक है दोस्तों, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनकी भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोशिश करना है कौन कौन सी भाषाएं आपको पता है, आप किन किन भाषाओं के नाम जानते हैं। ठीक है, तो आपको उसकी सूची बनाना है और उनको बताना है कि ये किस भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो जो इतिहासकार है वो भी पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। देखिए, इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता में एक ही फर्क है। पुरातत्ववेत्ता क्या करता है? पुरानी चीजों वस्तुओं को ढूंढता है। ठीक है, क्या ढूंढता है? पुरानी वस्तुओं को ढूंढता है, खुदाई करता है, पुराने स्थल ढूंढता है, ऐतिहासिक स्थल ढूंढता है, वहां पे वह खोज करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इतिहासकार का क्या करता है? ये पुरानी किताबों को ढूंढता है, पुरानी किताबें हैं जो उनको ढूंढता है। ठीक है, लेकिन बौद्धिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं।
ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो जो ऋग्वेद में कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में है, अर्थात किन्हीं दो लोगों के बीच में कुछ वार्ता चल रही है। ठीक है, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, तो दो नदियां कौन सी हैं? ब्यास और सतलुज। ठीक है, तो देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो ब्यास और सतलुज और साथ में विश्वामित्र, इनकी कुछ वार्तालाप चल रही है, तो उनका संवाद नीचे दिया गया है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने पिछले अध्यायों में हमने मानचित्र देखा था, आप अगर बुक रखे हो अपने पास तो पृष्ठ 2 पे जाएं और ब्यास और सतलुज नदी को खोजें। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना दिया है, भुज वृक्ष की छाल पर यह लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। ठीक है, तो ये कहाँ पाई गई? कश्मीर में मिली। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे ये संस्कृत भाषा में लिखा है, लेकिन ये वर्तमान संस्कृत से कितनी अलग है। ठीक है, आइए अब विश्वामित्र और नदियों के बीच का वार्तालाप हम पढ़ते हैं। तो देखिए, विश्वामित्र क्या कह रहे हैं? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे आओ। ठीक है, तो ये विश्वामित्र नदियों से कह रहे हैं, बछड़ों को चाटती हुई दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुरित तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ठीक है, अब नदियां क्या बोलते हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ठीक है दोस्तों, तो अब विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। ठीक है नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये इन दो विश्वामित्र और दोनों नदियों के बीच की ये वार्तालाप है जो अभी हमने पढ़ी। अब इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं? इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में की गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। ठीक है, वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इतिहासकारों ने इस तरह से यह मतलब इसका निकाला। क्या तुम्हें, अब देखिए, अब तुम्हें क्या लगता है? अब हम यहाँ पे अपनी कल्पना बता सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थनाओं की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख था। ठीक है दोस्तों, तो किन किन साधनों का उल्लेख था? देखो यहाँ पे लिखा है रथों और गाड़ियों। ठीक है, तो ये है रथों और गाड़ियों। ठीक, तो मतलब उस समय रथ थे और साथ में गाड़ी भी थी। जैसी गाड़ी अभी नहीं, ये तो अनुवाद है, इसलिए गाड़ी यहाँ पे है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऋग्वेद की प्रार्थना है उसमें दूसरी नदियां भी हैं, सरस्वती हो गई, सिंधु हो गई, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको फिर से मानचित्र 1 में जाना होगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं हम। मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम मवेशी, घोड़े और रथों के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, खासकर पुत्रों की प्राप्ति। ठीक है, बच्चों यहाँ पे खास करके पुत्रों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जौ जैसी जल्दी
तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किस चीज के लिए लड़ाई होती थी। एक तो मवेशियों के लिए लड़ाई की जाती थी। किस लिए युद्ध होते थे? मवेशियों के लिए युद्ध होते थे और साथ में जमीनों के लिए भी युद्ध हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ हिस्सा किसको दे देते थे? कुछ हिस्सा सरदार रख लेता था, कुछ पुरोहित रख लेता था। शेष धन को आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो यह उस समय इस प्रकार से यज्ञ प्रचलित था। ठीक है दोस्तों, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। तो इन युद्धों में कौन भाग लेता था? अधिकांशतः पुरुष भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये पढ़ा आज। ठीक है, अब इसके बाद जो आगे है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसके दूसरे भाग में। ठीक है दोस्तों, तो अगले भाग में हम पढ़ेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, तो इसमें हम कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम हर अध्याय को अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे ताकि आप भी पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए। एक एक करके एक के बाद एक हिस्से को देखें शांति से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे कुछ अन्य वीडियो भी डली है भूगोल, विज्ञान, इतिहास से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित, उन्हें भी जाकर देखें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।